औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारी बात चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ जो और वायरस के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हमारी चल रही है और आज उसकी इंशाल्लाह वायरस के हवाले से आज हमारी लास्ट क्लास है और चैप्टर नंबर 5 हमारा इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जनाब। अगर हम थोड़ी सी जायजा लेंगे इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या, तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर वैरायटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि व्हाट इज द मीन बाय द वैरायटी, वैरायटी कहते हैं किसको है। फिर हमने दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि वैरायटी बनती कैसे है। फिर हमने देखा कि जब वैरायटी ऑफ लाइफ जिंदगी के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज मौजूद हैं, लाइफ ऑफ जिंदगी के साइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। इसमें मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है और बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। फिर हमने जब साइंटिस्ट ने इन तमाम वैरायटी ऑफ लाइफ को क्लासिफिकेशन किया तो हमने नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमने चीजों को सेपरेट करने की जरूरत इसलिए थी ताकि उन्हें पढ़ा जा सके, समझा जा सके, आसानी से डिलीवर किया जा सके और जब पढ़ेंगे समझेंगे तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम माशरे की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालें। ठीक है ना जनाब। फिर हमने 5 किंगडम सिस्टम को स्टडी किया, 5 किंगडम बने। ठीक है। फिर हमने आगे स्टडी किया क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सिस्टमेटिक पोजीशन जो होती है उसे स्टडी किया। फिर ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद हम वायरस पर आ गए कि वायरस की डिस्कवरी को देखा, वायरस की प्रॉपर्टीज को देखा, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स को हमने स्टडी करने की कोशिश करी। फिर वायरस की हमने क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर और न्यूक्लिक एसिड बेस के ऊपर हमने इन तमाम क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। ठीक है। फिर हमने वायरस की डिजीजेस को स्टडी किया कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो वायरस की हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हो रहा है। और फिर आज हम वायरस की लास्ट हमने जो डिजीज स्टडी करी वो थी एड्स के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कस किया। कोरोना भी हमें काफी ज्यादा डिस्कस हुआ। हालांकि देखें कोरोना हमारे बुक में नहीं है, लेकिन याद रखिए अपडेट स्टूडेंट वही होते हैं कि जो किताब के लकीर के फकीर नहीं होते। भाई किताब वाली चीज, किताब आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाती है, एक गाइडलाइन देती है। उस्ताद भी आपको रास्ता दिखाता है, गाइडलाइन देता है कि इस रास्ते पे चलना है, अपना इस तरह चलना है। अब उससे आपके रास्ते में आने वाली जितनी प्रॉब्लम है आपने उनको सॉल्व करना है। ये नहीं कि भाई अगर आप इस तरीके से रहेंगे कि जनाब आपने सिर्फ बुक को पढ़ना है और पेपर सॉल्व करना है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब जैसे कोरोना आया, माशाल्लाह आप लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन किए, मारिज ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए, फैजान ने क्वेश्चन किए, गर्ल्स ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, खदीजा बच्ची ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है ना। तो वरिशा ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो माशाल्लाह सवालात ही बताते हैं कि आप लोग अंडरस्टैंड करने की तरफ जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। तो अपडेट रहना है। किताबें सिर्फ हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको जो ड्राइविंग सिखाता है उस्ताद, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं होता। वो शुरू के 15-20 दिन आपके साथ रहता है, आपको समझाता है, बोर्ड पर भी समझाएगा और प्रैक्टिकली भी समझाएगा। उसके बाद पूरी जिंदगी ड्राइविंग आपने खुद करनी है, तमाम मराहिल से आपने खुद गुजरना है, बड़े बड़े सफर आपने खुद करना है, मुश्किल जगहों से गाड़ी को आपने खुद निकालना है। तो किताब भी हमें सिर्फ इसी तरह गाइडलाइन देती है कि इनिशियल बेसिस पे पढ़ना कैसे, पढ़ा कैसे जाता है, प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना। फिर उसी इल्म की बेस के ऊपर हम रोजमर्रा की प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमारा अभी लास्ट जो टॉपिक चल रहा है वैरायटी ऑफ लाइफ के हवाले से, चैप्टर नंबर 5 के अंदर वायरस की डिजीज हम स्टडी कर रहे थे ना। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी अच्छा बच्चों, मैंने कल अपना लेक्चर जो मैंने गौर से सुनिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। मैंने कल इत्तेफाक से अपना लेक्चर सुन लिया, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। नहीं, इंटर की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो इंटर के स्टूडेंट नहीं है। तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब मैं सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने स्क्रीन से कुछ पढ़ रहा था लेकिन आपके साथ स्क्रीन कोई दूसरी शो हो रही थी। लेकिन आपने किसी ने जो है ना वो पॉइंट आउट ही नहीं किया कि सर जो आप पढ़ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ करे कि जब मैं पढ़ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्रीन नजर आ रही है, तो फौरन उस चीज को इंटीमेट कर दिया कर। ठीक है ना। अब जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर हेपेटाइटिस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। चलो ठीक है। अब ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में स्टडी करते हैं। हेपेटाइटिस देखिए, हेपेटा कहते हैं लीवर को, मतलब लास्ट डिजीज पढ़ेंगे हम वायरस की ना। हेपेटा कहते हैं लीवर को, और ITI मतलब इन्फेक्शन, ये मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। ठीक है। तो हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, देखिए लफ्ज आ गया आपके पास, इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लामेशन कहते हैं उर्दू में, इन्फ्लामेशन कहते हैं सूजन को। जब कोई हमें चोट लगती है जोर से, सर में घूमना पड़ जाता है, या जिस जगह पर चोट लगती है तो वहां पर रेडनेस आ जाती है। इन्फ्लामेशन की 3 साइन है, 3 साइन। क्या? सबसे पहली चीज सूजन, फूल जाएगा वो एरिया। दूसरा रेडनेस, वो ये कैसा हो जाएगा, रेडनेस। और तीसरा पेन, दर्द, यानी दर्द भी होगा, सूजन भी होगा और रेडनेस भी होगा। इन 3 चीजों को मिला के कहते हैं इन्फ्लामेशन। इसका मतलब ये कि जब हेपेटाइटिस होता है, जब किसी खुदा ना खास्ता पेशेंट को, किसी इंसान को हेपेटाइटिस होता है, तो उसके अंदर उसका लीवर इनलार्ज भी हो जाता है, सूजन हो जाती है, यानी कि उसकी, और उसमें दर्द भी होता है, ठीक है, और रेडनेस के अंदर, मतलब लिवर तो वैसे रेड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फ्लामेशन लफ्ज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इट इज यूजुअली काज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन, होता है इन्फेक्शन के जरिए से, यूजुअली टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स, है ना। ज्यादातर तो, क्योंकि देखिए लीवर के खराब होने को हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर ये वायरस की वजह से हो रहा है ज्यादा तो वायरल हेपेटाइटिस कहलाएगा। लेकिन अगर टॉक्सिक एजेंट, देखें ये लिखा हुआ जहरीले सब्सटेंस, टॉक्सिक कहते हैं, या ड्रग्स, ड्रग्स मतलब शराब, शराब पीने से लीवर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। इस तरह सिगरेट से पीने से भी लीवर सरोसिस, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे ड्रग्स एजेंट्स होते हैं, जो मंशियात जो होती है, उनसे भी लीवर, क्योंकि ये सब मंशियात जगह ब्लड में शामिल होती है, ब्लड का लीवर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। किडनी भी इस तरह देखें, उनकी भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो पता लगा कि हेपेटाइटिस का बुनियादी जो रीजन है वो वायरस है, लेकिन अदर में टॉक्सिक एजेंट्स एंड ड्रग्स, यानी कि मंशियात भी करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉइंटिस। सबसे पहले क्या होगा, जॉइंटिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया, ठीक है। येलो फीवर के नाम से भी इसको याद किया जाता है। जॉइंटिस हो जाएगा, यानी कि पहला साइन है जॉइंटिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। पूरा स्किन पीली हो जाती है, आंखें पीली पीली हो जाती है, पैल येलोइश कलर हो जाता है पूरी बॉडी का। यानी कि देखने, यानी कि अगर कोई शख्स काला भी होगा ना, यानी जिसकी स्किन काली है, उसके अंदर भी पीलापन झलक रहा होगा, लाइट येलोइश कलर। आई थिंक सो, क्योंकि जोलॉजी वाला कोई आपको सही बता देगा, लेकिन मैं अपनी से बता रहा हूँ, तहकीक कर लीजिएगा। क्योंकि बिलिरुबिन की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये येलोइश कलर बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाता है। एब्डोमाइनल पेन, यानी कि पेट का दर्द, ठीक है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब सिम्टम बता रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसके जरिए से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बंदे को हेपेटाइटिस हो गया। देखिए डॉक्टर भी आपसे साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछता है, क्या बेचा आपको ये हो रहा है, आपको यूं हो रहा है, क्या इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर इन सवालात के जरिए से क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहा होता है, कि एक्चुअली डायग्नोस कर रहा होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। अब एब्डोमिनल पेन है, पेट का दर्द है, लीवर इनलार्जमेंट, लीवर का साइज अपने अपने एक्चुअली साइज से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, फूल जाएगा, ठीक है। फटीग, फटीग कैसे कहते हैं, चिड़चिड़ापन, पेशेंट में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ापन वाली बातें करेगा, यानी कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट वाली कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बात के ऊपर जो है ना गुस्सा करना शुरू कर देगा। एंड सम टाइम फीवर, तो कभी कभार फीवर होता है, क्योंकि देखिए जो बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेम्परेचर होना तो एक नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बॉडी मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट। देखिए माइल्ड किसे कहते हैं, देखिए सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है और ये डिजीजेज में इस्तेमाल होती है। और आप भी क्योंकि डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह सारे, तो आपको सारे ना भी बने, अब दुनिया के हज़ार फील्ड हैं, आप जाए भले उसके अंदर, उस्ताद बने, प्रोफेसर बने, लेक्चर बने, इंजीनियर बने, बहुत सारे, तो ये चीजें आपकी सारी नॉलेज की है। माइल्ड किसे कहते हैं, हल्का। मॉडरेट किसे कहते हैं, दरमियाना। और सीवियर किसे कहते हैं, बहुत तेज, यानी कि सीवियर कंडीशन हो जाना। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब यह क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्शन है, इट मे बी द माइल्ड और कैन बी एक्यूट, ये बहुत हल्का भी हो सकता है, और एक्यूट किसे कहते हैं, एकदम से शूट अप कर जाना, यानी कि अब कुछ ही दिनों के अंदर वो केस बहुत ज्यादा सीवियर हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं एक्यूट, अचानक से ज्यादा बढ़ जाना। एंड कैन लीड टू द लीवर कैंसर, लीवर कैंसर। अच्छा, कैंसर की डेफिनेशन अगर आप पढ़े तो कैंसर किसे कहते हैं, अनवांटेड मास ऑफ द सेल, सेल डिवीजन, यानी कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन। ये हम पढ़ते हैं माइटोसिस चैप्टर, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे इंटर के अंदर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सेल डिवीजन में तो पढ़ते हैं वहां पर। कैंसर कैसे कहते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन को, यानी कि सेल की डिवीजन हो रही हो लेकिन अनवांटेड सेल बनते चले जा रहे हो, और एबनॉर्मल सेल, ना माइटोसिस हो ना मियोसिस हो, क्या हो रही हो, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस, अब देखिए मुझसे सवाल कर लीजिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, या अगर टाइम बचता है तो एंड में कर लीजिएगा।
हेमाटोसिस मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन। और जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी तो वो नया मास जो बन रहा होगा सेल का, वो इंतहाई खतरनाक मास होगा सेल, उसी को ट्यूमर भी कह देते हैं। अगर ब्रेन में हो तो ब्रेन ट्यूमर। तो क्या कहना है कि लीवर के अंदर भी अनवांटेड सेल बनने शुरू हो जाते हैं जो कि लीवर कैंसर का बायस बन जाता है। ठीक हो गया। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस आर द हेपेटाइटिस ए, वेरी कॉमन, ए बी सी, 3 है। लेकिन अभी लेटेस्ट सिस्टम में ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई के, ये 5-6 हेपेटाइटिस आ चुके हैं। ठीक है ना, हेपेटाइटिस की टाइप। यहाँ पे जो कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए फॉर्मली कॉल्ड द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस is transmitted by the contact with the feces of the infected person। देखिए बहुत वाज़ेह तौर पे बात कर रहा है कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन मतलब एक से दूसरे को फैलने वाला, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ट्रांसमिटेड बाय द कांटेक्ट विद द फीसिस, फीसिस कहते हैं पॉटी को। अगर किसी बच्चे को है खुदा न खास्ता और माँ बच्चे की पोटी वोटी धुलाती है तो देखिए नाखून का बड़ा करना मजहब इस्लाम में भी मना है और साइंटिफिक वे में भी मना है, क्योंकि इस नाखून के अंदर हमारे मट्टी के, मैल के और दूसरे जर्रात फंसते हैं। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर स्टूल के कुछ जर्रात आपकी नाखूनों में फंस जाए और उस बच्चे को वो हेपेटाइटिस ए हो तो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम बेबी टू मदर, या किसी और में अगर उसको वाश आउट कराया मासी वासी ने भी तो उसको भी बहुत इजीली ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है और वो भी हेपेटाइटिस ए का शिकार बड़ी आसानी से हो जाएगा। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, सीरम हेपेटाइटिस। देखिए लफ्ज ये क्यों लिखा है सीरम हेपेटाइटिस। सीरम किसे कहते हैं, हमारी ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, हमारा ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा है। तो जो प्लाज्मा है वो हमारा जो है वो सीरम कहलाता है। ये जो सीरम है इसके अंदर जाके हेपेटाइटिस बी का वायरस स्टे करता है, यानी खास इसकी लोकेशन है जहां पर हेपेटाइटिस बी का वायरस जाके बैठता है। ठीक है, ठीक, ये हेपेटाइटिस बी। अच्छा देखिए याद रखिए हेपेटाइटिस ए बी और सी स्टेजेस नहीं है कि भाई पहले ए होगा, थोड़ी देर से बाद उसको बी हो जाएगा और तीसरे से बाद उसको सी हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग अलग वायरस से हैं। आपकी बुक अगर आप खोल लें तो उसके अंदर वायरस और पे अगर आप अपनी बुक खोल सकें तो आपके बुक के अंदर ये बहुत ज्यादा और भी अच्छी बात लिखी हुई है वाज़ेह तौर के ऊपर। ये आ जाएगी अपना बड़े पेज नंबर 94, 95, 96, बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर हेपेटाइटिस ए बी एंड सी। हेपेटाइटिस ए का उसने बताया विद द फीसिस और इसके अंदर इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हेपेटाइटिस बी, तो सीरम हेपेटाइटिस है काज्ड बाय द अनयूजुअल डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी जो होता है किससे होता है, अनयूजुअल डीएनए वायरस, मतलब इसके न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक, ये दोनों हेपेटाइटिस ए और बी कॉमन है लेकिन ज्यादा सीवियर नहीं है, मतलब ज्यादा पेशेंट को परेशान नहीं करते। हेपेटाइटिस को इन्फेक्ट अपना लीवर को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन सीवियरली नहीं। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस सी है जिसको उर्दू में, अच्छा वैसे हेपेटाइटिस को उर्दू में कहते हैं यरकान, ये रे काफ अलिफ नून, यरकान। और हेपेटाइटिस सी जो है उसे कहते हैं काला यरकान, ब्लैक यरकान जिसे कहते हैं। फॉर्मली कॉल्ड द नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि ना ये हेपेटाइटिस ए है ना हेपेटाइटिस बी है, सी है, मतलब ये तीनों बीमारियां अलग अलग हैं। ऐसा है इन्फेक्शन लीवर पर ही होगा लेकिन तीनों के वायरस अलग अलग है। ठीक है, क्या कह रहा है, पजेस थ्रू द ब्लड, कहां से आता है, ब्लड के जरिए से आता है, फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर किसी माँ को हेपेटाइटिस सी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो यकीनी तौर के ऊपर माँ से बच्चे के अंदर ये हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, और आफ्टरवर्ड आउट बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, जिस तरह हमने एड्स के बारे में कहा था कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को है या सेक्सुअल पार्टनर्स में से किसी एक को है HIV तो दूसरे में ट्रांसमिट। इसी तरीके से अगर किसी एक को है मियाँ बीवी में से तो और उसमें हेपेटाइटिस सी है तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी और ए ट्रांसफर नहीं होंगे सेक्सुअल से, सी हो जाएगा। तो ये स्टडीज बताती है कि किस वायरस, कौन सा वायरस किस तरीके से। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए यहाँ पे आ भी गया, मैंने तपास में डिस्कस किया था तो यहाँ आ भी गया हेपेटाइटिस डी, डेल्टा हेपेटाइटिस। अब इसकी डिटेल हम बाद में देख लेंगे क्योंकि मैंने भी इसके बारे में स्टडीज नहीं की हुई। हेपेटाइटिस ई, a virus transmitted through the feces of an infected person, जैसे कि बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह हेपेटाइटिस ई भी फैलता है। हेपेटाइटिस एफ एंड जी caused by the virus yet undefined, यानी कि अभी इनके बारे में रिसर्च चल रही है कि हेपेटाइटिस एफ
और जी भी होते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी तक पता नहीं लग रहा है कि इनके वायरस की क्या कंडीशन है और आने की रिसर्च चल रही है। बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी एड्स के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है दुनिया, नहीं बन पा रही, सालों गुजर गए, ठीक है। लेकिन अब जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन की अभी जो है जरूरत पड़ रही है सीवियरली। अच्छा, वायरस हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी आर द बेटर नॉन। बेटर नॉन मतलब क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इनके बारे में रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी स्टडीज इनके बारे में आ चुकी हैं, इनकी प्रिकॉशंस के बारे में पता लग चुका है, इनकी वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है, बहुत ज्यादा कॉमन है इसलिए इन पर काम हो चुका है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए वायरस हैव एन आरएनए वायरसेस ऑन द एनवेलप, ये मैंने आपको बता दिया, काज माइल्ड शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए वायरस का इन्फेक्शन होता है, 7-8 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। लेस वायरलेंट डिजीज, लेस वायरल मतलब ज्यादा वायरलेंट कहते हैं खतरनाक, या डिजीज काजिंग, ज्यादा डिजीज काजिंग नहीं लेकिन डिजीज काजिंग है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए का जो फैलने का रेशो है वो बहुत कम है। हेपेटाइटिस सी वायरस HCV जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस HCV जिसे कहते हैं, आल्सो आरएनए एनवेलप वायरस काज द इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस मतलब कि इन्फ्यूज कहते हैं, जैसे ब्लड इन्फ्यूज किया आपने, इंजेक्शन इन्फ्यूज किया बॉडी के अंदर किसी चीज का जाना, इन्फ्यूजन, हम ड्रिप्स लगाने को इन्फ्यूजन भी कहते हैं ना, उसके जरिए से भी बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। इसलिए इंजेक्शन, अनसेफ इंजेक्शन के जरिए बहुत ज्यादा फैलता है, कि अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, विच इज लेस सीवियर देन द हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। लेकिन सीवियर कम है हेपेटाइटिस ए और बी से, लेकिन फैलता बहुत है। हेपेटाइटिस सी यानी कि लेस सीवियर देन द हेपेटाइटिस ए, विच इज लेस सीवियर देन द हेपेटाइटिस ए एंड सी। सीवियर कम है लेकिन फैलता बहुत है। अब फैलता बहुत है इसलिए इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, इसलिए खतरनाक भी होता चला गया, क्योंकि ज्यादातर ये हो रहा है। हेपेटाइटिस ए और बी है खतरनाक लेकिन होते कम है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। बट सी हेपेटाइटिस ऑफन लीड्स टू द क्रॉनिक लिवर डिजीज। देखिए बहुत गौर से बात समझिएगा, ये कह रहा है कि सी हालांकि लेस सीवियर है, लेकिन मुसीबत क्या हो जाती है इसके साथ, फिर सबसे ज्यादा डेंजरस हमें सी लगता क्यों है, इसलिए कि सी क्रॉनिक कंडीशन में जाता है। क्रॉनिक किसे कहते हैं जनाब, कि इसकी पेशेंट में हिस्ट्री बन जाती है। मतलब किसी को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस सी एक दफा हो गया है तो जिंदगी भर उसको, एक तो ब्लड नहीं दे सकता, हेपेटाइटिस ए हो जाए, हेपेटाइटिस बी हो जाए, वो हेल्दी भी हो जाएगा दोबारा से और ब्लड दे भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को एक दफा सी हो जाए तो क्या बोलते हैं, वो क्रॉनिक उसकी हिस्ट्री बना देता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का वायरस बॉडी के अंदर स्टे करता रहता है, ठीक है ना। करता क्या है कि इनएक्टिव हो जाता है, बंदा हेल्दी हो जाता है, रहता है, लेकिन 1-2 साल बाद फिर कभी एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप देखें जिनको हेपेटाइटिस रहता है उनको फिर थ्रू आउट द लाइफ ये शिकायत रहती है, कभी खत्म हो जाती है कभी हो जाती है, लेकिन रहती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर स्टे करता है, जिस तरह HIV का बॉडी में स्टे करता है और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। तो देखिए इस बात से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि वायरस हैव द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। वायरस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द जीनोम जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करता है। तो हर वायरस हर जगह एक्टिव नहीं हो सकता। जैसे अभी महाराज लड़के ने एक सवाल किया था कि सर अगर किसी बंदे को वायरस लगा हुआ है उसकी बॉडी पे और वो नहर में नहा लेता है तो नहर में वो पानी उसको चला जाएगा वायरस, फिर वो पौधों में भी जा रहा है पानी, तो क्या पौधों के अंदर वो इन्फेक्ट नहीं करेगा? तो मसला ये है कि हर वायरस की अपनी स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर उसे कंडीशन मिलेंगी, अगर उस वायरस को कंडीशन मिलेंगी तो वो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा एक से दूसरी जगह पर और वहां पर इन्फेक्शन। लेकिन अगर उसको कंडीशन नहीं मिलेंगी, उसको एनवायरमेंटल कंडीशन बेस्ट नहीं मिलती पौधे में जाके, तो वो वहां पर इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए हर वायरस का अपना खास इन्फेक्शन साइड होता है, ठीक है जनाब। अब ये क्या कह रहा है कि इन्फ्यूजन वायरसेस है विच लेस सीवियर, ये हो गया। मोस्ट रिसेंट वर्क हाल्बर एंड द क्रॉकर 2001 releases the pig could be the source of the infection of the hepatitis E। देखिए पिग, अब यही जो सुअर है जिसके मजहब इस्लाम के अंदर शदीद ममानियत है इस जानवर को खाने की, हराम जानवर है हमारे यहाँ ये, इसलिए है कि इन जानवरों की खुराक बड़ी खराब होती है। और हमारे यहाँ याद रखिए मजहब इस्लाम के अंदर हराम जानवर खाना इसलिए मना है क्योंकि जिन जानवरों को हराम कहा गया है इसलिए कि उन जानवरों का गोश्त खाने से इंसान के अंदर जो होती है ना वो बेहयाई का फैक्टर आता है। बेहयाई मतलब उसके अंदर हया उसकी आंखों से खत्म हो जाती है। यानी कि हया किसे कहते हैं? एक तो हम हया से कहते हैं कि जनाब
शर्म आना, मतलब माँ, बेटी, बहन, बीवी, बच्ची, दोस्त में तमीज करना, ठीक है, एक तो हया से कहते हैं। दूसरी हया किसे कहते हैं? उस्ताद से या अपने वालिद से किस तरीके से बात करनी है, और वो बात करने का तरीका गलत है, खराब है, यानी कि अखलाकियात नहीं है इंसान के अंदर कि मुझे किससे बात करने का अदब जिसे कहते हैं, तो वो अदब भी खत्म हो जाता है इंसान के अंदर से। मसला कहने का ये है कि हया इस्लाम की बुनियादी जुज है, यानी कि शर्म, यानी कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ तो मुझ में हया होनी चाहिए कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ तो मुझ में हया होनी चाहिए मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर गलत काम करने के अंदर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब इंसान वो बेहया इंसान। तो हराम जानवरों का गोश्त खाने से इंसान के अंदर बेहया आती है, उसके अंदर फिक्र नहीं रहती कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वो भी सारे कामों को सही करता है। अब इस पिग के जरिए से ही वायरस फैल रहे हैं। आपने देखा सुना कि चमगादड़ और पिग की कहानी सुनने में आ रही है इस कोरोना के पीछे भी, ठीक है ना, कि इन्हीं की खानों से पहुंचा ये खाने से। अब अगर ये मुसलमानों पर भी अगर इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमान और जायरीन और जो मदीने से और रोजा मामूली से कहीं से आ रहे थे जायरीन, अगर उनसे फैला है तो यकीन रखें कि अगर ये वायरस चमगादड़ और उससे ही फैला है, क्या नाम है, पिग से, सुअर से फैला है, तो इंसान मुसलमान तो ये चीजें खाती ही नहीं है। तो उसका मतलब है कि असल बुनियाद इन गैर मुस्लिमों के गले ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी जनरेशन वहीं से हो रही है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की सेकंड मेजर हेपेटाइटिस है, इज काज्ड बाय द डीएनए वायरसेस, कॉमन इन द एशिया, चाइना, फिलीपीन, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। अब देखिए इन्होंने खास नाम लिख दिए, क्यों? इन इलाकों के अंदर इस वायरस की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है बड़ी बेस्ट है, तो वो बेहतरीन तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द ब्लड फ्लूइड्स, ये हम आपको बता चुके हैं कि किन किन जरियों से ब्लड ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, जिसे हम टॉप फीड भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो ट्रांसमिट, सलाइवा, सलाइवा बलगम थूक को कहते हैं, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो हमने कल आपको बताया, फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टरवर्ड एंड द सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी बच्चे से, माँ से बच्चे में भी जा सकता है, और अगर कोई सेक्सुअल पार्टनर को है तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। ड्यूरिंग एक्यूट एक्ट्स ऑफ द हेपेटाइटिस बी फटीग, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स सामने आएंगे, कैसे पता लगेगा? क्या कह रहा है? एक्यूट, अचानक से अचानक अटैक जो होता है हेपेटाइटिस का, जो तो सीवियर कर देता है एकदम, हेपेटाइटिस बी का। फटीग, चिड़चिड़ापन, लॉस ऑफ एपेटाइट, लफ्ज लिख लीजिएगा अपने पास, एपेटाइट कहते हैं भूख का ना लगना, यानी कि इंसान की जिस्म में से भूख खत्म हो जाएगी जब लीवर का मसला होगा। एंड जॉइंटिस, पीलिया बुखार जो हो जाता है, आर रिपोर्टेड, मतलब ये बुनियादी चीजें उसको हो जाएंगी जिससे पता लगेगा कि उसे हेपेटाइटिस बी हो गया है। Infected person can cover the completely and the become immune to the virus. क्या कह रहा है? Infected person रिकवर करता है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए फिर बहुत वाजे तौर पे मैं बात पता लग गई मेरे बच्चों, जरा गौर से समझिएगा कि इम्यून कंट्रोल बाय द, अच्छा, इम्यून टू द वायरस। क्या कह रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्यून करता है, इम्यून मतलब रेजिस्ट करता है बॉडी के अंदर जो वायरस होता है उसके खिलाफ, ठीक है ना। हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होती है वायरस की, कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिस्पॉन्स करता है। पीपल विच द क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक मतलब जिनकी हिस्ट्री है, जिनको होता रहता है साल में 2 साल में, इन्फेक्शंस आर द रिस्क टू द लीवर डैमेज। होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लीवर में बार बार साल 2 साल बाद प्रॉब्लम होती है तो उनका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, लीवर सिरोसिस मतलब सुकड़ना शुरू हो जाता है, लीवर का साइज खत्म होना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लीवर सीवियरली डैमेज होता है। और लीवर देखिए बेसिकली बॉडी में काम क्या करता है, ये बात समझने वाली है कि लीवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। मेटाबॉलिक फैक्ट्री मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो यही करता है, मतलब बहुत सारे हमारे जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनकी डाइजेशन लीवर के अंदर होती है। डाइजेशन होती है तो फिर आगे जाके ये ब्लड के अंदर शामिल करता है चीजों को, और ब्लड से न्यूट्रिशन तमाम सेल तक पहुंचती है। दूसरा बड़ा लीवर काम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारी जो फूड जाती है उसमें से फासिद और जहरीले मादों को बाहर निकालता है, यानी हमारे फूड को प्यूरिफाई करता है ताकि ब्लड को बिल्कुल खालिस चीज मिले। मजीद उसको कौन प्यूरिफाई करती है? किडनी, ताकि ब्लड बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाए, ठीक है जनाब। तो ये काम करता है। जब ये डैमेज हो जाएगा तो हमारा खाना प्यूरिफाई नहीं हो सकेगा और वो ब्लड में ऐसे शामिल होगा। जब ब्लड में ऐसे शामिल होगा
तो किडनी पे लोड पड़ेगा। जब किडनी पे लोड पड़ेगा तो किडनी ज्यादा काम करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता किडनी डैमेज भी होना शुरू हो जाएगी। तो फिर किडनी डैमेज होगी तो फिर डायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें हम कल पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर चीज कोऑर्डिनेशन के अंदर। एक चीज डिस्टर्ब होगी वो दूसरी को करेगी, दूसरी डिस्टर्ब होगी वो तीसरी को करेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझने के हैं। हेपेटाइटिस कैन बी द कंट्रोल बाय द अडॉप्टिंग द हाइजीन मेजर। देखिए हाइजीन हमें क्या बताया जा रहा है कि जनाब साफ सुथरे, अभी कोरोना की बात कर रहा हूँ, साफ सुथरे माहौल में रहे, नीट एंड क्लीन रहे, सैनिटाइज करें हाथों को, फ्यूमिगेट करें इलाकों को ताकि वायरस जो है ना वो ज्यादा स्टे ना कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग करें ताकि अगर एक बंदे को है तो उससे एक से दूसरे को ना फैले, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, और बहुत सारी बातें, इज्तिमात में ना जाए, आसपास ना बैठे, ये सब चीजें हाइजीन मेजर में आती है। ऐसा चीजें हाइजीन, हाइजीन मेजर मतलब नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा एनवायरनमेंट, स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट, जरासीम से पाक एनवायरनमेंट हाइजीन कहलाता है। हम कहते हैं ना हाइजीन फूड खाए, हाइजीन फूड मतलब जरासीम से पाक, ओवर फैट से पाक, मतलब बैलेंस डाइट। अच्छा, with routine vaccination can screening of the blood organ tissues of the donor, क्या कह रहा है और कैसे बचा जा सकता है? एक तो हाइजीन एनवायरनमेंट में रहे, वैक्सीनेशन भी इसका एक इलाज है, और ब्लड की प्यूरिफिकेशन या टिश्यू की जो डोनर दे रहा है उसकी चेकिंग करें, ऐसा ना हो किसी हेल्दी बंदे को हो जाए, मतलब प्रिकॉशंस या मेजर्स बता रहे हैं। जनरली इंजीनियरिंग वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरसेस, वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल फॉर द एचएवी, यानी कि एचएवी मतलब हेपेटाइटिस ए वायरसेस और एचसीवी मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कि एच हेपेटाइटिस बी, सी और ए के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है। ठीक है ना, एनिमेटेड सी है के लिए नहीं है सर, बेटा, सी के लिए नहीं है सर। देखिए ना ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये जनरली नहीं, सी के लिए हेपेटाइटिस है बट नॉट फॉर एचसीवी, बट नॉट फॉर एचसीवी। लेकिन जो हमारे पास अभी जो मौजूद है ना वायरस के लिए जो हेपेटाइटिस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये लगाई जा रही है, लेकिन प्रोफाइलेक्टली भी अगर आप लगाते हैं इन वैक्सीन को तो काफी हद तक आप एचसीवी से भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि रिजल्ट पूरे नहीं है जो अभी वैक्सीनेशन बनाई है। तो एचसीवी के लिए अभी भी फाइनलाइज वे के ऊपर ट्रांसमिशन मतलब वो नहीं बन सकी। अब आपके पास देखिए मेरा बच्चा बिल्कुल लास्ट हमारी क्लास का टाइम भी, और दूसरा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने इन तमाम को आपका होमवर्क क्या है, आज होमवर्क क्या है कि जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं 10 तक, ठीक है ना, और फिर इसके अलावा मैं आपको चैप्टर नंबर 5 से एमसीक्यूज सेंड करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन सेंड करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी सेंड करूंगा। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, खुद से करना है, नो नीड टू चेक द एनी बुक। पहले खुद से कोशिश करिएगा कि क्या आपको आंसर देना आया या नहीं आया। जब आप आंसर ना दे सकें, ठीक है ना, प्रिंट आउट कर लीजिएगा इस पेज को अगर आपका प्रिंटर है, नहीं तो सिर्फ ए बी सी डी यानी कि फिल इन द ब्लैंक, ए 1 के अंदर आंसर ये, बी के अंदर आंसर ये, सी के अंदर आंसर ये, मुझे इस तरीके से लिखकर भेज दीजिएगा। बुक से हेल्प लीजिएगा, जो आपके पास बुक ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर भी मौजूद है और आपकी अपनी सिंटेक्स बुक की बोर्ड में मौजूद है, हेल्प जरूर ले लीजिएगा, लेकिन पहले खुद से फिल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि पढ़ने के बाद आप 50% सॉल्व करने के काबिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो अब ना जो सॉल्व करें उसको भी चेक कीजिएगा कि हाउ मच यू आर राइट और हाउ मच यू आर रॉन्ग, यानी अपना एहतसाब खुद करें। जितना अपने आप को खुद चेक करेंगे उतना ज्यादा आप जो है वो बेस्ट जो है अपने आप को चेक कर सकते हैं खुद ही, और आपको खुद भी अंदाजा होगा कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ, और मजीद मुझ में क्या क्या कमी है और उसको मुझे किस तरह पूरा करना है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ को टोटली डिस्कस कर लिया और हमने इस चैप्टर को यहाँ खत्म कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो जरूर कीजिए। चैप्टर नंबर 5 पूरी की बात कर रहा हूँ सर। जी जी बेटा। सर ये आप जो बुक दिखा रहे हैं पंजाब बोर्ड बुक, ऊपर में मैंने अभी देखा था एचआईवी वायरस है, उसमें लिखा हुआ था नॉन एनवेलप, बट हमारी बुक है जो सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसमें कल ही पढ़ा था कि जो एनवेलप वायरस है उसमें एग्जांपल दी हुई है एच जो हेपेटाइटिस सी और ए की एग्जांपल दोनों दी हुई है,
पर ऊपर तो लिखा हुआ था अच्छे, हाँ यहाँ पर ये वायरस एनवेलप देखिए, होता, हाँ नॉन ये एनवेलप। देखिए, अब ये मसला ये है कि जो आपने जितनी रिसर्चर्स हुई ना आज तक, अब उस रिसर्च के अंदर किसी साइंटिस्ट ने कुछ की तो किसी हमारी बुक ने वो ले लिया, उनकी बुक ने वो ले लिया। अब मसला ये है कि वायरस के अंदर वेरिएशंस बहुत है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, तो ये कोई इतना एक बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने एक वायरस जो पंजाब बुक में लिखा होगा ये हेपेटाइटिस सी कर रहा है, कह रहा नहीं ये हेपेटाइटिस बी कर रहा है सिंध बुक में। तो ये छोटी मोटी बात है, अगर किसी बॉडी के अंदर कहीं लिखते हैं कि एनवेलप है, कहीं लिखते हैं एनवेलप नहीं है, तो क्योंकि रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस बहुत है इनके अंदर, ठीक है ना, तो वो एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अपने सिंध बुक को कंसीडर कर लें, क्योंकि आपने पेपर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। जी बेटा, और क्वेश्चन करें, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं अभी आप लोगों से। चैप्टर के हवाले से पूरा बुक खोल लें अपनी, वायरस के हवाले से, प्रिकॉशंस के हवाले से, इसके स्प्रेड के हवाले से। अच्छा, मैंने कल वाले लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप स्टडी कर लें। वो तो सारे लेक्चर माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के तो सारे ही हुए, इंटर के शुरू के 2-3 नहीं हो सके थे, बाकी तो सारे हुए। अच्छा, दूसरा ये कि चैप्टर नंबर 5 हमारा जो कंप्लीट हुआ है अभी, वैरायटी ऑफ लाइफ, वायरस को हमने बहुत ज्यादा, क्योंकि वायरस हमारा करंट इशू भी चल रहा था, तो हमने इस चीज को भी चले, अच्छा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वायरस बेसिकली क्या है और कोरोना वायरस है। अब आप पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ने के लिए समझदार हो गए होंगे, और अब आप डर नहीं रहे उससे। आप सिर्फ, आपको पता है कि दुश्मन की आपको करेक्टरिस्टिक्स का पता लग गया। जब हम करेक्टरिस्टिक्स दुश्मन का पता लग जाता है हमको, तो उससे लड़ना, उससे निपटना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो अवेयरनेस आपको मिली है कि बेसिकली वायरस है क्या और वो किस तरीके से फैल सकता है, हम इसे किस तरीके से बच सकते हैं, तो ये अपने बहन भाइयों, दोस्तों, कजन्स, रिश्तेदारों, और आप जब फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं तो ये शेयर करें चीजें ना, ताकि मैक्सिमम, क्योंकि नॉलेज आपके पास जो है, इल्म आपके पास अमानत है, और जब आपके पास आ जाए तो ये इल्म आपने आगे ट्रांसफर करनी है, इसे कहते हैं अमानत। आगे ऐसी की ऐसी देनी है ये। कुछ अमानतें ना देना अमानत होता है, कुछ अमानतें देना लाजमी होता है। जैसे कि अगर आपको किसी दोस्त ने कोई गिफ्ट, कोई चीज रखवा दी है, तो उसको देना गलत है, लेकिन अगर आपको किसी इल्म हासिल हो गया है तो इल्म का आगे देना अमानत का सही इस्तेमाल है, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर वैरायटी ऑफ लाइफ के बाद चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 का जनाब? किंगडम प्रोकैरियोटा, मोनेरा। मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटे, ठीक है ना, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। और जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा स्टडी किस चीज को करेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। चैप्टर नंबर 5 में हमने सबसे ज्यादा किसको स्टडी किया? वायरस को। वायरस को। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो हमें देखिए, हमने वायरस को, बोलो देखिए, गौर से समझिएगा बात को। हमने वायरस को देखा, पढ़ा, समझा, क्लासिफिकेशन देखी, स्ट्रक्चर देखा, हर लिहाज से पढ़ने की कोशिश करी, और फिर इसकी बीमारियां भी देखी, और उससे ये भी देखा बचते कैसे हैं। यानी कि वायरस को हमने किसी भी कंडीशन से नहीं छोड़ा, यानी इसको पढ़, उसको सिर्फ देखा भी, समझा भी, सुना भी, इसकी बीमारियां भी देखी, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी देखे, उसकी क्लासिफिकेशन भी देखी, और उससे बचा कैसे जा सकता है वो सारी चीजें देखी हमने, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सारा अब बैक्टीरिया के साथ। वायरस एक बहुत बड़ा दुश्मन है लिविंग थिंग्स का, इंसान का, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया को भी शुरू से लेके चलेंगे कि पहले उसकी डिस्कवरी देखेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर उसके फीचर्स देखेंगे, फिर उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल टाइप उसके देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कहाँ कहाँ, अच्छा वायरस जो है टोटली नुकसानदेह है, जब इसका नाम जहर और वेनम रखा गया। लेकिन बैक्टीरिया हमारे साथ इस कंडीशन में नहीं है। बैक्टीरिया हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यानी पॉजिटिव बैक्टीरिया के हम पॉजिटिव एजेस भी पढ़ेंगे और हम नेगेटिव एजेस भी पढ़ेंगे कि हमारे लिए कहाँ का नुकसानदेह और कहाँ फायदेमंद है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बैक्टीरिया की भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप भी एक बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर आपने वायरस का चैप्टर खत्म किया है
तो वायरस की आपको सारी बातें अंडरस्टैंड होनी चाहिए और आप ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को काबिल कर लें कि जो सवाल का जवाब आपकी बुक में नहीं है। जैसे आपने मुझसे पता नहीं कितने सारे सवाल किए हैं, बुक में नहीं है उनके जवाब, लेकिन क्योंकि हमारी स्टडी एक्सप्लोरिंग स्टडी होती है, हम बहुत सारी बुक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, बहुत सारे टीचर से हमारी डिस्कशन चल रही होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारी और भी नॉलेज जमा होती रहती है, जिसको हम अपने आपके सवाल के जवाब हमारे पास खुद भी आते रहते हैं, हम आपको देते हैं। तो नॉलेज लकीर का फकीर बनने का नाम नहीं है कि आपको बस किताब का चैप्टर आ गया ना, जैसे हमने शुरू में बात करी कि इसको आप वास्ट लेवल पे लेके जाए, थोड़ा सा सीखें, उसमें ज्यादा गौर और फिक्र करें, क्या क्यों कैसे किस लिए किस तरह, फलसफा जिसे कहते हैं, हर चीज का फलसफा समझने की कोशिश करें। अगर फलसफा समझेंगे तो चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। आप बेहतरीन डॉक्टर हो सकते हैं, बेहतरीन इंजीनियर हो सकते हैं, बेहतरीन फिलोसफर हो सकते हैं, बेहतरीन आंसर देने वाले हो सकते हैं, बेहतरीन माशरे में इंसान हो सकता है। आप कितना ही अच्छा होमवर्क कर लें, कितनी अच्छी ड्राइंग कर लें, आप कितनी अच्छा कलरफुल काम कर लें, लेकिन अगर आपने सिर्फ वो कलरफुल काम और ड्राइंग सिर्फ इसलिए की थी कि मेरी कॉपी अच्छी हो जाए, मेरा किताब अच्छा हो जाए, मुझे उस्ताद से सिर्फ थोड़ी सी जो है वो फजीलाएं मिल जाए, तारीफ हो जाए उससे, अगर इसलिए कर रहे हैं तो फिर आप इल्म को जाया कर रहे हैं। ये सारे काम आपको देखिए, आपको तालीम के साथ बिजी रखने का मकसद ये है कि आप इस रास्ते से अंडरस्टैंड करें चीजों को, एक्सप्लोर करें चीजों को, ना कि अच्छी कॉपी बना लेना, अच्छा रजिस्टर बना लेना, वो तो किताब के अंदर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ, बड़ी कलरफुल तस्वीरें किताब के अंदर में मौजूद है। आपसे बनवाने का मकसद ये कि जितना आप गौर फिक्र करेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतना अच्छा लिखेंगे, उतना अच्छा माशाल्लाह आप रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है ना बच्चा? फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे और अपना होमवर्क को देख लीजिएगा, 10 MCQs को, और बाकी मजीद मैं आपके साथ होमवर्क शेयर कर दूंगा नेट के ऊपर, अपना व्हाट्सएप के ऊपर, जो सवाल हो वहां जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह